गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अपने क्लास में हम लोग नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट पढ़ेंगे। नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है असहयोग आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन जो है ये हम लोग डिटेल्स में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो को पढ़ने से पहले आप लोग पिछले वीडियो को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है खिलाफत आंदोलन के बारे में बताया गया है और वो मेन रूट कॉज है। ठीक है, वो मेन कॉज था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। खिलाफत आंदोलन को ही आगे बढ़ाते हुए उन्होंने असहयोग खिलाफत नाम देकर के आंदोलन को शुरू किया था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, असहयोग आंदोलन जो है, ये क्या है, कैसे आगे बढ़ा और इसमें क्या क्या हुआ। तो देखिए, फरवरी 1920, इन अर्ली 1920 ए जॉइंट हिंदू मुस्लिम डेपुटेशन वाज सेंट टू द वाइसराय टू सीक रिड्रेस ऑफ ग्रीवांस ऑन द इश्यू ऑफ खिलाफत। ठीक है, देखिए खिलाफत मूवमेंट को हम लोग एक बार फिर से थोड़ा सा मैं रिव्यू कर देती हूँ आप लोगों को कि खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ था। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था उसमें एक तरफ टर्की था और दूसरे तरफ ब्रिटेन था, यूके। ब्रिटेन जो है वो जीत गया था और टर्की जो है वो हार गया था। टर्की के हारने के कारण जितने भी जीते हुए देश थे उन लोगों ने टर्की के सारे पावर्स छीन लिए। टर्की में जो राजा होता था उसको खलीफा कहा जाता था। उसकी सारी शक्तियों को जीते हुए देशों ने छीन लिया, इसका सारा ज़मीन छीन लिया, इसकी सेनाएं ख़त्म कर दी। मतलब टर्की को पूरी तरह से पावरलेस बना दिया गया। ठीक है, क्योंकि टर्की फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार गया था, तो जीते हुए देशों ने हारे हुए देशों को पूरी तरह से पावरलेस बना दिया। मगर टर्की के जो राजा होते थे उनको खलीफा कहा जाता था, और खलीफा जो होता था वो पूरी दुनिया में मुसलमानों का जो है धर्म गुरु होते थे। ठीक है, उनको पूरी दुनिया में मुसलमानों का धर्म गुरु माना जाता था खलीफा को। तो पूरी दुनिया, जब खलीफा जो है उसके पावर्स को छीना गया, उसके ज़मीन को छीना गया, तो पूरी दुनिया के मुसलमान इस बात से बहुत ही ज़्यादा आहत हुए। उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया ब्रिटेन पर और बाकी जीते हुए देशों पर, और पूरी दुनिया में खलीफा के पावर को वापस रीस्टोर करने के लिए जो है आंदोलन चलाए जाने लगे। ब्रिटेन और जीते हुए देशों के खिलाफ आंदोलन हुए। हर जगह के मुसलमान, भारत के मुसलमान जो लोग थे उन लोगों ने भी अपने खलीफा के पावर को वापस रीस्टोर करवाने के लिए ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन चलाया था। उसी आंदोलन को कहते हैं खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, और तभी गांधी जी जब देख रहे थे कि ये सब हो रहा है और मुसलमान भी ब्रिटेन के खिलाफ़ हो गए हैं, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए हैं, तो गांधी जी को लगा कि ये बहुत ही अच्छा समय है कि जब मुसलमानों को भी अपने साथ मिला करके और राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ उनको मोड़ा जाए। एक तो वो लोग अंग्रेज़ों से गुस्सा तो है, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ़ आंदोलन तो कर ही रहा है, और इसी कड़ी में उनको जो है ये समझाया जाए कि अंग्रेज़ों को देश से निकालना ज़रूरी है। तो इसको यानी कि हिंदू और मुस्लिम का एकता जो है उसको शो करने के लिए गांधी जी जो है उनका साथ देने का निश्चय किए कि हम लोग भी खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों के साथ हैं, है ना, सारे हिंदू भी उनके साथ हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो बढ़े। ठीक है, तो 1920 ये खिलाफत मूवमेंट हुआ था 1919 में। शुरुआती 1920 के समय खिलाफत आंदोलन में जो भी जो भी ग्रीवांसेस थे मुसलमान लोगों के, जो भी उनकी समस्याएं थी मुसलमानों की, उसके लिए वो लोग वाइसराय के पास गए, हिंदू मुस्लिम सब मिल के, कि हमारे जो टर्की के खलीफा हैं उनके पावर्स को वापस रीस्टोर कर दीजिए। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो मिशन भेजा गया था वो मिशन पूरी तरह से फेल हुआ। ठीक है, तो फिर गांधी जी क्या किए कि गांधी अनाउंस्ड क्या अनाउंस किए कि पंजाब में जो भी गड़बड़ी हुआ है, जैसे 1919 में क्या हुआ था हम लोग पढ़ चुके हैं, जलियांवाला बाग कांड, वो भी पिछले वीडियो में डिटेल्स में पढ़ाया गया है, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो पंजाब में जो भी रॉन्ग्स हुए और खिलाफत का जो भी प्रश्न था, ये खिलाफत मूवमेंट का, इन सभी चीज़ों को एक साथ करके गांधी जी ने सोचा कि एक आंदोलन चलाया जाए जिसमें सारा चीज़, खिलाफत में जो भी प्रॉब्लम है, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सब के खिलाफ गुस्सा जो है वो निकाला जाएगा, एक ऐसा आंदोलन चलाएंगे। तो गांधी जी ने कहा कि वो मूवमेंट होगा असहयोग मूवमेंट, लीड ए मूवमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन, है ना, एक मूवमेंट होगा, उसका क्या नाम होगा, नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, फिर मई 1920 में क्या हुआ, वही सेवर्स की संधि हुई थी। देखिए, टर्की के किसी भी युद्ध के बाद क्या होता है, एक संधि होती है। हमेशा कोई युद्ध होगा और युद्ध के बाद होगी संधि। जो जीते हुए देश और हारे हुए देश हैं दोनों बैठेंगे और हारे हुए देश की शक्तियों को लेकर के और जीते हुए देश को दे दिया जाएगा। हारा हुआ देश कुछ पैसा देगा, फिर वो जीते हुए देश को दे दिया जाएगा। इस तरह से संधि होती है। ठीक है, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो उसमें जो जीते हुए देश सब थे, जैसे ब्रिटेन, यूएस, यूके,
USSR, और एक तरफ हारे हुए जो देश थे जर्मनी, टर्की। तो संधि हुई और टर्की के साथ जो संधि हुआ था उस संधि का नाम था ट्रिटी ऑफ सेवर्स, याद कर लीजिएगा आप लोग, सेवर्स की संधि। उस संधि में पूरी तरह से टर्की को डिसमेंबर्ड कर दिया गया। डिसमेंबर्ड माने कि टर्की की सारी शक्तियों को छीन लिया गया, उसके सारे पावर्स जो है उन लोगों ने, जो जीते हुए देश थे उन लोगों ने छीन लिए। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, आगे देखिए, एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस एट इलाहाबाद। उसके बाद इलाहाबाद में कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाता है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, सारे पार्टी के लोगों का एक सभा बुलाया जाता है इलाहाबाद में, और यहाँ पे अप्रूव किया जाता है कि अब हम लोग क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे स्कूल सबका, मतलब आंदोलन के तहत स्कूल कॉलेज का बाइकआउट किया जाए, कोर्ट्स का बाइकआउट किया जाए। और गांधी जी को कहा कि आप इस सब का लीड कीजिए, है ना, लीड कीजिए, मैंने आप लीडर बनिए, नेता बनिए, आपके नेतृत्व में हम लोग ये आंदोलन चलाएंगे और इस आंदोलन में हम लोग सभी चीज़ों का बहिष्कार कर देंगे, स्कूल कॉलेज कोर्ट सब चीज़ का। फिर 31 अगस्त 1920 को क्या, आप लोग डिटेल ये डेट वाइज मत लिखिएगा क्योंकि इतना याद करना संभव नहीं है, बस आप लोग समझिए कि कैसे क्या कालक्रम चल रहा है। ठीक है, द खिलाफत कमेटी स्टार्टेड ए कैंपेन ऑफ नॉन कोऑपरेशन। खिलाफत कमेटी जो थी, इसके बारे में भी हम लोग खिलाफत वाले चैप्टर में पढ़े थे कि खिलाफत कमेटी ने भी नॉन कोऑपरेशन, असहयोग का कैंपेन स्टार्ट किया। कैंपेन मतलब होता है पूरा एकदम जागरूकता अभियान चलाया जाता है ना, कैंपेन ऑर्गेनाइज किया गया, कैंप, एंड द मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड, और मूवमेंट लॉन्च किया गया। तिलक हैड इंसिडेंटली ब्रेथ हिज लास्ट ऑन अगस्त 1 1920, है ना। देखिए कब लॉन्च हुआ है पूछा जाएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन, ये डेट आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, 31 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन जो था वो फॉर्मली लॉन्च हुआ था। 31 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वाज फॉर्मली लॉन्च्ड, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था। जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाता है तो उस समय आंदोलन लॉन्च किया जाता था। ठीक है, और 1 अगस्त 1920 को ही तिलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तिलक काफ़ी बूढ़े हो गए थे, बाल गंगाधर तिलक, और उनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। तो इनके नाम पे एक फ़ंड की स्थापना की गई थी जिसका नाम था तिलक स्वराज फंड, वो भी आप लोग लिख लीजिए। तिलक स्वराज फंड में गांधी जी ने लोगों से दान मांगा था कि आप लोग इस आंदोलन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, असहयोग आंदोलन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सभी लोग इसमें दान दीजिए, है ना, तिलक स्वराज फंड में। और उस ज़माने में 1920 में मात्र 6 महीने के अंदर ही उस फंड में 1 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। सोचिए उस ज़माने में 1 करोड़ बहुत ही ज़्यादा पैसा होता था, और केवल 6 महीने में ही उस समय 1 करोड़ रुपये, जब उसमें हम लोग मतलब कि 4 आना, 16 आना और 1 पैसे 2 पैसे उसका बहुत महत्व होता था उस टाइम पे, तो 1 करोड़ जमा होना वो बहुत ही बड़ी बात थी। तिलक के नाम पे रखा गया था तिलक स्वराज फंड, क्योंकि तिलक की मृत्यु उसी समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते समय हो गई थी। ठीक है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 31 अगस्त 1920 को। उसके बाद है क्या, देखिए सितंबर 1920 में, देखिए सितंबर में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया कलकत्ता में। किसका सेशन, कांग्रेस का सेशन। कांग्रेस का अधिवेशन कब होता था, हम लोग हमेशा पढ़े हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो दिसंबर में होता है। ठीक है, कांग्रेस का गठन भी दिसंबर 1885 में हुआ था, पहला अधिवेशन हमेशा हर साल दिसंबर में होता था। लेकिन पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, स्पेशल सेशन, सितंबर में ही। क्यों बुलाया गया, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो है वो लॉन्च करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, एकदम इमरजेंसी था। तो इमरजेंसी में कांग्रेस का स्पेशल सेशन बुलाया गया सितंबर में ही कलकत्ता में। ठीक है, लाला लाजपत राय इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आप लोग लिख लीजिए कि किसकी प्रेसिडेंसी में बुलाया गया था, लाला लाजपत राय की प्रेसिडेंसी में कलकत्ता सेशन बुलाया गया था। वहाँ पे क्या, वहाँ पे अप्रूव कर दिया गया कि नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। नॉन कोऑपरेशन यही मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को अप्रूव किया गया। ठीक है, तब तक चलाया जाएगा जब तक पंजाब में जो भी गड़बड़ी हुई है, और खिलाफत आंदोलन में खिलाफत जो है खलीफा के साथ जो भी गड़बड़ी हुई है, पंजाब में क्या है आप लोग को पता ही है, अमृतसर वाला कांड, जलियांवाला बाग, और खिलाफत आंदोलन खलीफा के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हुए उनको जब तक रिमूव नहीं किया जाता है और स्वराज जब तक प्राप्त नहीं होता है तब तक ये आंदोलन चलाया जाएगा। इस तरह का वहाँ पे कांग्रेस के सेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में इस तरह की बातें कही गई थी। और क्या क्या प्रोग्राम इसमें इंक्लूड किया गया, मतलब और क्या क्या किया जाएगा प्रोग्राम के तहत, इस आंदोलन के तहत क्या करना है, क्या मारना है अंग्रेज़ों को, जाके पीटना है हर जगह, तो नहीं, इस आंदोलन के तहत क्या करना है देखिए, क्योंकि गांधी जी का आंदोलन है तो मारपीट तो होगा नहीं।
इसमें था कि बाइकआउट करना है गवर्नमेंट स्कूल का और कॉलेज का, सरकारी स्कूल और कॉलेज का बाइकआउट, बहिष्कार। सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना है, कॉलेज में नहीं पढ़ना है और पढ़ाना भी नहीं है, ठीक है। उस समय सरकार मतलब अंग्रेजी हुआ करता था। उसके बाद बाइकआउट ऑफ लॉ कोर्ट्स, जो कोर्ट है, न्यायालय है, उनका बाइकआउट करना है। उन अपना समस्या लेके, कोई भी ज़मीन का समस्या है, कोई भी समस्या है, उसको लेके उन कोर्ट्स में नहीं जाना है। तो कहाँ जाना है फिर? लोकल जो पंचायत, जैसे पहले ज़माना में लोग कहता था पंच परमेश्वर, पंच ही सारे जो भी समस्या होता था गांव का, वो पंच ही सुलझाते थे, है ना। तो अपना पंचायत में ही जाके न्याय लेना है, पंचायत को ही पावरफुल बनाना है, कोर्ट में नहीं जाना है। नेक्स्ट था बाइकआउट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे अभी लोकसभा, राज्यसभा, वो सब का बाइकआउट, इलेक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है। अंग्रेज़ों का अपना इलेक्शन है, वो लोग जो करना है करें, हम लोग को पॉलिटिक्स को बाइकआउट करना है, राजनीति में नहीं जाना है। तो ये जो चित्तरंजन दास है, कुछ नेता ऐसे थे जो नहीं चाहते थे काउंसिल का बाइकआउट करने का, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, इसका बाइकआउट वो लोग नहीं चाहते थे। उसमें एक नेता थे चित्तरंजन दास, ठीक है। नेक्स्ट है बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, विदेशी कपड़ों का बाइकआउट करना है, खादी कपड़ा का यूज करना है। ऑल्सो प्रैक्टिस ऑफ हैंड स्पिनिंग टू बी डन, चरखा चलाना है खुद से, अपने से। रिनंशिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑनर एंड टाइटल, सरकार के द्वारा दिया गया कोई भी टाइटल है, किसी प्रकार का कोई ऑनर है, राय बहादुर की उपाधि, कैसरे हिंद की उपाधि जो गांधी जी ने लौटा दी, नाइट की उपाधि जो जवाहरलाल नेहरू ने लौटा दी। मतलब सरकार के द्वारा आपको जो भी उपाधि दिया गया है, अगर आपको सरकार के द्वारा कोई सम्मान दिया गया है, अशोक चक्र, ये वो, उसको भी लौटा देना है। द सेकेंड फेज कुड इंक्लूड मास सिविल ऑफिसरिंग, ये फर्स्ट फेज था। फिर कहा गया कि अगर ये सब सफल रहा, जो ऊपर हम लोग जितना प्रोग्राम पढ़े, ये सब अगर सफल रहा तो उसके बाद चलाया जाएगा मास सिविल डिसओबीडियंस, मतलब पूरा लेवल पे, जनता के लेवल पे पूरा असहयोग, सविनय अवज्ञा चलाया जाएगा। उसके बाद रिजाइन कर दिया जाएगा सारी सरकारी सेवाओं से, टैक्स नहीं पे किया जाएगा। ये अभी नहीं किया गया है, मतलब ये किया जाएगा, ऐसा कहा गया था, ठीक है। तो इस मूवमेंट के समय मतलब हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी था वो बहुत ही अच्छा रहा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे काम किया गया। फिर रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को हटाने पे काम किया गया। एंड ऑल द टाइम रिमेनिंग नॉन वायलेंट, पूरे समय नॉन वायलेंट रहना है। नॉन वायलेंट का मतलब है कि अहिंसक रहना है, हिंसा नहीं करना है किसी भी टाइम, है ना, पूरे टाइम अहिंसक रहना है, ऐसा था। नेक्स्ट है दिसंबर 1920। अब देखिए कांग्रेस का स्पेशल सेशन कलकत्ता में बुला लिया सितंबर में, ठीक है, सितंबर में कोलकाता में स्पेशल सेशन हुआ। लेकिन कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता था हर वर्ष दिसंबर में, वो तो होगा ही, तो वो नागपुर में बुलाया गया, ठीक है। दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है वो बाबू चित्तरंजन दास थे, ठीक है। लिख लीजिए इसको कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? चित्तरंजन दास थे, नागपुर में जो हुआ था। और पहले कलकत्ता में जो हुआ था उसमें लाला लाजपत राय थे, ठीक है। तो इसमें जो नागपुर में अधिवेशन हुआ, यहाँ पे क्या किया गया? रेटिफाई कर दिया गया कि मतलब देखिए जब आपसे पूछेगा ना कि जो असहयोग आंदोलन है वो नागपुर अधिवेशन में अपनाया गया, कलकत्ता अधिवेशन, तो आपको नागपुर अधिवेशन जो है वो लिखना है कि क्योंकि नागपुर अधिवेशन जो है वो उसका वार्षिक अधिवेशन है, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन तो स्पेशल सेशन था। यहीं पे जो प्रोग्राम था, द प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन वाज इंडोर्स्ड, इसीलिए आपको जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन में हुआ था, तो नागपुर अधिवेशन इसका आंसर होगा, ठीक है। और नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। उसके बाद एन इम्पॉर्टेंट चेंज वाज मेड इन द कांग्रेस क्रीड, नाउ इंस्टेड ऑफ हैविंग द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स एज इट्स गोल, द कांग्रेस डिसाइड टू हैव द अटेनमेंट ऑफ स्वराज थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स। यानी कि शुरुआत में कांग्रेस ये सोचा था कि हम लोग जो है संविधान में रह के, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के ही कि आज़ादी पाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अभी नागपुर सेशन में कहा गया कि नहीं, हम लोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल का प्रयोग करेंगे। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल माने संविधान से इतर, संविधान के अंदर रह के नहीं, संविधान से बाहर रह के, है ना। हो सकता है कि कुछ ऐसा चीज़ हो जो संविधान के उल्लंघन हो, लेकिन हम लोग वैसा भी करेंगे। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल, पूरा जनता सभी लोग मिल करके संघर्ष करेगा, ये जो है निर्णय इसमें लिया गया था, ठीक है। और क्या क्या हुआ था देखिए, एक कमेटी गठित की गई थी 15 मेंबर की, यहाँ पे देखिए लिखा है कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाया गया था 15 मेंबर का। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, देखिए हम लोग क्या पढ़े कि कांग्रेस का जो सेशन होता था वो हर साल दिसंबर में होता था, बिल्कुल। अब उसमें बहुत से लोग जुटते थे, 500, 1000, 1500, पूरी भारत से लोग जुटते थे और वो एक जगह पे होता था।
लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट अगर काम करना है तो उसके लिए हर बार तो उतने सारे लोगों को हर जगह बुलाया नहीं जा सकता और इंतज़ार नहीं किया जा सकता दिसंबर में काम शुरू करेंगे। हो सकता है कोई चीज़ हो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जो तुरंत स्टार्ट करना हो। इसीलिए कांग्रेस के अंदर में एक कमेटी गठित की गई जो 15 सदस्यों को लेके, 15 जो इम्पोर्टेंट सदस्य होंगे कांग्रेस के, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, जो मुख्य सदस्य 15 आदमी थे, उनके साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाया गया। ठीक है। और हर राज्य में प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाया गया, प्रांतीय कांग्रेस समिति। प्रांतीय कांग्रेस समिति हर राज्य में बनाया गया। और ये जो प्रांतीय कांग्रेस समिति था ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया गया था, मतलब भाषाई आधार पे। ठीक है। हर प्रांत में, बंगाल प्रांत में बंगाली कांग्रेस कमेटी होगा, उसमें बंगाली लोग होंगे, मद्रास में मद्रासी कांग्रेस कमेटी होगा। इस तरह से भाषा के आधार पे बनाया गया था। साथ में कुछ फ़ी भी रखा गया था, एंट्री फ़ी। जैसे अगर आप कांग्रेस के सदस्य बनना चाहते हैं तो इतना रुपया फ़ी दीजिए। तो वो कितना था? वो था 4 आना। 4 आना माने 25 पैसा। जैसे हम लोग बच्चा में पढ़ते थे 8 आना 4 आना, तो 4 आना जो है फ़ीस रखी गई थी, एंट्री फ़ीस रखी गई थी इसका सदस्य बनने के लिए। उसके बाद गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया था कि यदि ये प्रोग्राम अच्छा से चलाया गया, मतलब सही तरीके से ये आंदोलन अगर चल गया, आंदोलन का प्रोग्राम क्या है? वही जो पीछे हम लोग पढ़े हैं, बाइकआउट करना है सभी चीज़ों का। तो अगर ये प्रोग्राम सही से चल गया तो विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर जो है भारत को स्वराज प्राप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। गांधी जी ने कितने साल कहा था कि अगर नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन अच्छे से चल गया तो कितने साल में स्वराज मिल जाएगा? तो 1 साल के अंदर, ऐसा गांधी जी ने कहा था। ठीक है। बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी लोग, रिवॉल्यूशनरी माने क्रांतिकारी, देखिए गांधी जी अलग हैं और क्रांतिकारी लोग अलग होते हैं। क्रांतिकारी बम पिस्तौल की राजनीति करते थे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, है ना, बटुकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस, ये सब क्रांतिकारी हैं। गांधी जी, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, ये सब क्रांतिकारी नहीं थे। ठीक है। तो बहुत सारे क्रांतिकारी जो नेता लोग थे वो लोग भी गांधी जी का सपोर्ट करने के लिए हाथ उठाए कि हाँ, हम लोग भी कुछ दिन के लिए क्रांतिकारी गतिविधि जो है उसको रोक देंगे, अहिंसक कार्यों को रोक देंगे और हम लोग भी आपका ये जो असहयोग आंदोलन है इसमें हम लोग भी आपका साथ देंगे। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे नेता थे जो विरोध में थे, जैसे हम लोग पढ़े कि चित्तरंजन दास। लेकिन चित्तरंजन दास सही असहयोग आंदोलन का विरोध नहीं कर रहे थे। देखिए यहाँ पे कुछ लीडर्स थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना का नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग जानते ही हैं, इन्हीं के कारण पाकिस्तान बना है। एनी बेसेंट, जीएस खारपड़े, एनी बेसेंट जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, होम रूल लीग इन्हीं का आंदोलन था। और बिपिन चंद्र पाल, ये इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, है ना, कांग्रेस पार्टी का त्याग कर दिया ये सभी लोग। देखिए जिन्ना भी शुरू में कांग्रेस पार्टी में ही थे, इस बात को याद रखिएगा। शुरू में जिन्ना कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे। इन सभी लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया एज दे बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन लॉफुल स्ट्रगल, क्योंकि ये लोग संविधान के अंदर रह करके स्ट्रगल में विश्वास करते थे, ना कि संविधान के बाहर जाके जुलूस निकालना, बैनर लेकर के रोड पे हाय हाय करके मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा के चलना, ये सब नहीं ये लोग चाहते थे। लोग चाहते थे कि नहीं, संविधान के अंदर में रह करके बस प्रेयर पिटीशन करके और काम चला लें। ठीक है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये तो अलग ही होगा, इन्होंने अपना एक अलग से पार्टी बनाया, उसका नाम रखा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। और फिर ये जो राजनीति है उससे गायब हो गए अपना पार्टी लेकर के। ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जो है पार्टी, इसका नाम लिख लीजिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इससे पहले इंडियन नेशनल एसोसिएशन में भी थे। ठीक है। तो उनका पार्टी का सारा नाम जो है वो आप लोग याद रखिएगा, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। द एडॉप्शन by the Congress of non-cooperation movement initiated earlier by the खिलाफत कमेटी gave it a new energy, मतलब इसमें एक नया एनर्जी आ गया। अब देखिए आगे, स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट, मूवमेंट किस तरह से फैला, क्या क्या हुआ। गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी जी और अली ब्रदर्स, हम लोग पढ़े थे ना, खिलाफत आंदोलन जो है 2 अली बंधुओं के कारण हुआ था। उन्होंने दोनों ने लीडरशिप किया था खिलाफत आंदोलन का, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो इन सभी लोगों ने मिलकर के पूरा राष्ट्र का भ्रमण किए। हजारों बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूल कॉलेजेस को छोड़ दिया। तो जब बच्चे सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ेंगे तो उनके लिए नेशनल स्कूल बनाया जाएगा ना, जहाँ वो पढ़ सकें। राष्ट्रीय स्कूल जो हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता लोग बनाएंगे। तो 800 नेशनल स्कूल्स बनाए गए थे। ठीक है, बहुत लोगों के द्वारा, जैसे आचार्य नरेंद्र देव ने बनाया, चित्तरंजन दास ने बनाया। देखिए सुभाष बोस क्या थे,
हु बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल कॉलेज एट कलकत्ता, कलकत्ता के नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बने सुभाष चंद्र बोस। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय अलीगढ़ में जो है। फिर काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, ये सब उसी में बनाया गया, ठीक है, ताकि जो बच्चे हैं वो अंग्रेज़ों के स्कूल को छोड़ करके, अंग्रेज़ों के स्कूल माने सरकारी स्कूल, उसको छोड़ के वो लोग इन स्कूलों में पढ़ें, है ना। बहुत सारे लॉयर्स ने अपना जो है वकालत छोड़ दिया, बहुत सारे वकीलों ने वकालत की जो काम था वो छोड़ दिया, जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सब वकील थे। चित्तरंजन दास, सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, या अरुणा आसफ अली, ये लेडीज़ हैं, ठीक है, आसफ अली, टी प्रकाशम, राजेंद्र प्रसाद बिहार से। तो इन सभी लोगों ने जो है अपनी जो उनकी वकालत, उनका जो काम था उसको छोड़ दिया। हिप्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स वेर बर्न पब्लिकली, विदेशी कपड़ा का जो ढेर है वो जलाया जाता था पब्लिकली, पब्लिक में, है ना, विदेशी कपड़ा का ढेर को जलाया जाता था। और उनका आयात भी बहुत घट गया, है ना, आयात जो है फेल बाई ए हाफ। पिकेटिंग किया जाता था, वैसे शॉप, वैसे दुकान जो कि विदेशी शराब बेचते हैं, विदेशी कपड़ा बेचते हैं, उनके सामने धरना प्रदर्शन किया जाता था, उन दुकानों को बंद किया जाता था। तिलक स्वराज फंड बनाया गया था, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कांग्रेस वॉलेंटियर कॉर्प्स मतलब जैसे पुलिस होता है, अंग्रेज़ों की जो पुलिस थी उसके जगह पे कांग्रेस अपना आदमी सब भी तैयार किया था कि अब जो नॉर्मल जनता है उसको अगर कहीं जाना है तो वो इन लोगों के पास आएगी, कांग्रेस के जो ये आदमी हैं इनके पास, ये एक तरह से पुलिस का ही काम करेगा, तो अंग्रेजी पुलिस के पास नहीं जाना है। तो इस तरह का कांग्रेस वॉलेंटियर कॉर्प्स बनाया गया था, ठीक है। साथ साथ जो अली बंधु थे खिलाफत आंदोलन के, उन लोगों ने मुसलमानों को कह दिया कि वो लोग आर्मी से रिजाइन कर दें, सेना में न जाएं, क्योंकि सेना जो है वो अंग्रेज़ों की है तो उसमें नहीं जाना है। फिर अली ब्रदर्स को अरेस्ट कर लिया गया। ये सारा जो काम है वो सब हो रहा था, ठीक है। असम में जो चाय का जो बागान होता है उसके वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया। असम बंगाल रेलवे में जो काम करने वाले वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। ये सब स्ट्राइक के जो मेन लीडर थे वो थे JM सेनगुप्ता, नाम लिख लीजिएगा। असम में नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का विजिट इंडिया में होने वाला था, इससे और ज़्यादा हड़ताल हुआ, और ज़्यादा मतलब बंद बुलाया गया, भारत बंद, बिहार बंद, यूपी बंद, ठीक है। साथ साथ में बहुत लोकल स्ट्रगल भी हो रहा था, बहुत जगह पे लोकल संघर्ष, जैसे अवध किसान मूवमेंट यूपी में, एका आंदोलन, मोपीला विद्रोह, मालाबार में, सारा विद्रोह लिख लीजिए। जहाँ में नॉर्मल देखिए BPSC या फिर SSC में तो थोड़ा सा ये SSC के लिए हाई हो गया, और BPSC के लिए नॉर्मल है कि नॉर्मली पूछेगा आपसे कि एका विद्रोह कहाँ हुआ, तो यूपी में। मोपीला विद्रोह कहाँ हुआ, मालाबार कहाँ है, केरल में। तो नॉर्मली इसको लिख लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है पीपल्स रिस्पॉन्स, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहा, कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। तो हम लोग देखिए नॉर्मली आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया कि नहीं, तो कहिए कि हाँ किया, स्टूडेंट्स किया पार्टिसिपेट, है ना। स्टूडेंट्स जो था वो लोगों ने अपने कॉलेज स्कूलों को छोड़ दिया, जुलूसों में भाग लिया, सभाओं में भाग लिया। महिलाओं ने किया कि नहीं, बिल्कुल महिलाओं ने किया। महिला सब ही तो जो शराब का दुकान होता था, विदेशी कपड़ा का दुकान होता था, उसके सामने धरना प्रदर्शन करती थी, दुकानों को बंद करवाती थी, है ना, सभाओं में भाग लेती थी। मतलब पर्दा छोड़ के वो लोग बाहर निकली, है ना, पर्दा से बाहर निकली महिलाएं सब। तो इस तरह से आपको बताना है कि क्या जो किसान थे, पीजेंट्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया नहीं किया। तो हाँ, किसानों ने पार्टिसिपेट किया। किसान लोग जो है वो लोग ज़्यादा टैक्स देने से मना किया, ठीक है। लॉयर्स ने किया पार्टिसिपेट, उन लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी। तो यही यहाँ पे लिखा है कि लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहा। तो सबसे पहले कहा है मिडिल क्लास, तो जो मिडिल क्लास लोग थे उसमें कम लोगों ने, देखिए जो पढ़ल लिखल लोग था तो थोड़ा कम रिस्पॉन्स किया। जो इलीट पॉलिटिशियंस थे, राजनीति वाले लोग, उनका रिस्पॉन्स बहुत ही लिमिटेड रहा, ठीक है। उन लोगों ने ज़्यादा मतलब कि वो ये अपना रेजिग्नेशन वगैरह नहीं दिया, कम दिया, ठीक है। बिजनेस क्लास के लोगों ने, देखिए बिजनेस मैन जो था, तो कुछ बिजनेसमैन जो है वो सपोर्ट किया आंदोलन को, कुछ ने नहीं किया। सपोर्ट किसने किया,
जिसका जैसे पतंजलि, तो पतंजलि तो सपोर्ट करेगा ही ना। पतंजलि इसलिए सपोर्ट करेगा कि अरे अच्छा है, विदेशी सामान का बहिष्कार हो रहा है तो फिर सब स्वदेशी खरीदेगा, तो पतंजलि वाले सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन कुछ बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो हमारे यहाँ के लेबर हैं फैक्ट्री में, कहीं वो लोग भी हड़ताल उड़ताल ना कर दें तो हमारा फैक्ट्री ही बंद हो जाएगा, तो इसलिए वो लोग आंदोलन का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पीजेंट्स तो बहुत अच्छा सपोर्ट किए, पीजेंट्स माने किसान, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ भी और इनके जो ज़मींदार होते थे उनके खिलाफ भी। स्टूडेंट्स तो बहुत ही अच्छा किया, स्टूडेंट लोग तो हर मूवमेंट में पार्टिसिपेट करता था, हज़ारों की भीड़ में रोड पे निकलता था। कई सारे स्कूल स्थापित किए गए, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया, है ना, नाम याद रखना, बिहार विद्यापीठ। महिलाओं ने तो किया ही, महिला सब तो अब तिलक स्वराज फंड में अपना वो जेवर वगैरह भी दे देती थी, ठीक है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ये सबसे अच्छा मतलब एग्जाम्पल था असहयोग आंदोलन। बहुत सारे मुसलमानों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, मासिव पार्टिसिपेशन हुआ था। वैसा यूनिटी न पहले कभी देखा गया था और न बाद में कभी देखा गया, और बाद में तो अब कभी देखा नहीं गया। लेकिन उस समय असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय जो यूनिटी शो किया गया था हिंदू और मुस्लिम के बीच में, वो बेस्ट था, ठीक है। नेक्स्ट है सरकार का कैसा रिस्पॉन्स रहा। गवर्नमेंट, देखिए एक और चीज़ आपको देखिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी इतना अच्छा था कि गांधी जी और बाकी नेता जो है ये मुसलमानों को संबोधित करने के लिए मस्जिद जाते थे, मस्जिद से वो लोग मुसलमानों को संबोधित करते थे। साथ ही ऐसा सभा जिसमें सिर्फ मुस्लिम महिलाएं बैठती थीं, मुस्लिम महिलाओं वाली सभा, तो ऐसे सभा को संबोधित करने का जो अधिकार दिया गया था वो केवल गांधी जी को दिया गया था। गांधी जी जो है वो ऐसी सभाओं को, मुस्लिम महिलाएं जहाँ बैठती थी वहाँ ओनली मेल जो कि उसको संबोधित कर सकते थे। तो इस तरह का मतलब कि यूनिटी था उस टाइम पे। सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा, तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन थे इंडिया के, तो लॉर्ड रीडिंग, है ना, रीडिंग जो है, लॉर्ड रीडिंग, ये रीडिंग मैंने पढ़ना नहीं है, नाम है, ठीक है। तो ये वायसराय थे इंडिया के। इनके और गांधी जी के बाद बीच पे थोड़ा बहुत बातचीत भी हुआ, मगर लॉर्ड रीडिंग बहुत ही बदमाश आदमी थे। इन्होंने दमन चक्र चलाया, सभी लोगों को पकड़ पकड़ के मारने का, बैन किया, सभाओं को बैन कर दिया कि पब्लिकली कोई भी बात, जैसे बोलते हैं धारा 144 की, कोई भी 4 आदमी जमा नहीं होगा, पब्लिक मीटिंग नहीं होगा। प्रेस को बैन लगा दिया, प्रेस पर। बहुत सारे लीडर्स, साथ में गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया, है ना। तो सरकार का तो यही रिस्पॉन्स रहा। अब मूवमेंट का लास्ट फेज कैसा रहा, तो देखिए गांधी द अहमदाबाद सेशन 1921। अब 1921 का सेशन, 1921 में अहमदाबाद सेशन हुआ, इसमें चित्तरंजन दास प्रेसिडेंट थे। पूछा जाएगा कौन थे, तो चित्तरंजन दास। 1920 में भी यही थे, और 1920 का जो कलकत्ता वाला नहीं, नागपुर वाला में ये थे, कलकत्ता वाला में लाला लाजपत राय थे। तो 1920 में भी यही थे, 1921 में भी यही थे अहमदाबाद के सेशन में, मगर उस समय ये जेल में थे। तो हाकिम अजमल खां जो है उनको इनके जगह पे प्रभारी अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था, ठीक है। तो उस समय जो हुआ, तो गांधी जी जो है वो उन पूरी तरह से तैयार थे कि चलो अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, मतलब इसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए पूरा और भी बड़ा तरीका से, है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना होगा। और गांधी जी ने अंग्रेज़ों को कह दिया कि अगर जो कैदी है उनको नहीं छोड़ा गया और प्रेस पर से बैन नहीं हटाया गया तो फिर सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन वो शुरू करने से पहले ही चौरी चौरा घटना हो जाता है। क्या है चौरी चौरा घटना, देखिए 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में एक गांव है, उसका नाम है चौरी चौरा। उस गांव में एक इंसिडेंट हो गई, एक घटना हो गया। क्या वो घटना था, देखिए बहुत सारे जो लोग थे वो जुलूस निकाल के जा रहे थे, जुलूस निकालते हुए लोग जा रहे थे, हाय हाय चिल्लाते हुए जा रहे थे। तो कुछ पुलिस वालों से इन लोगों की मुठभेड़ हो गई। इन लोगों ने क्या किया, जो पुलिस चौकी है उसमें आग लगा दिया, पुलिस चौकी मैंने पुलिस थाना, उसमें आग लगा दिया। और उस पुलिस थाने के अंदर 22 पुलिसकर्मी थे, वो लोग सभी जल के मारे गए ना। जो पुलिसकर्मी भागने की भी कोशिश करता था किसी तरह, तो उसको भी ये जो बाहर आंदोलनकारी थे उनको पकड़ के अंदर फेंक देते थे। तो इस तरह से 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे और ये घटना बहुत ही दर्दनाक थी। इस घटना के कारण गांधी जी को बहुत ही बुरा महसूस हुआ और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया।
ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कब ये घटना हुआ। ये घटना 5 फरवरी को हुआ था, 5 फरवरी 1922। लेकिन पूछेगा दोनों चीज़ कि कब ये घटना हुआ, चौरी चौरा घटना तो 5 फरवरी 1922, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया, तो 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो हम लोग चौरी चौरा घटना पूरा पढ़ ही लिए। इस कांड के बाद क्या हुआ कि बहुत सारा मतलब गांधी जी ने आंदोलन जस्ट वापस ले लिया, फिर गांधी जी को पकड़ के 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। और गांधी जी के आंदोलन वापस लेने के कारण बहुत सारे नेता भी उनसे खफा हो गए कि आंदोलन क्यों वापस लिया। जैसे चित्तरंजन दास पहले तो कह रहे थे कि आंदोलन करो मत, अब वापस ले लिया तो कहते हैं क्यों वापस ले लिया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी लोग गांधी जी के इस डिसीजन से अगेंस्ट में थे कि उन्होंने क्यों आंदोलन को वापस लिया। ठीक है, नेक्स्ट है वाई गांधी विथड्रॉ द मूवमेंट। गांधी जी ने आंदोलन को वापस क्यों लिया था। तो पहला तो हम लोग जानते हैं चौरी चौरा घटना, ये तो मोस्ट मतलब हर कोई जानता है, पर इसको हम लोग जो यूपीएससी स्टूडेंट है वो डिटेल से जानेंगे। ठीक है, चौरी चौरा घटना तो हर कोई जान रहा है, पर देखिए आप लोग डिटेल से जानिए। गांधी जी को देखिए, पहला ये इसका आंसर है, गांधी जी फेल्ट दैट पीपल हैड नॉट लर्न द मेथड ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी ने महसूस किया कि जो जनता है उसने अभी तक अहिंसा के जो मेथड है, नॉन वायलेंस का जो मेथड है, उसको नहीं सीखा है, उसको पूरी तरह से अंडरस्टूड नहीं किया है। ऐसा गांधी जी को महसूस हुआ। अगर अंडरस्टूड किया होता तो चौरी चौरा घटना नहीं होता। गांधी जी तो हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे और इतना बड़ा घटना हो गया तो गांधी जी को ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा लगा। गांधी जी समझ गए कि अगर अभी आंदोलन बंद नहीं किए तो ये आंदोलन और हिंसक रूप पकड़ लेगा, फिर कितने लोगों की जानें जाएंगी, इसलिए इस आंदोलन को तुरंत के तुरंत ख़त्म करना होगा। तो आंदोलन समाप्त कर लिया गया। उसके बाद गांधी जी ये समझते थे कि एक वॉयलेंट मूवमेंट जो होता है, वॉयलेंट मूवमेंट मतलब हिंसक आंदोलन, उसको आसानी से दबाया जा सकता है। अगर कोई आदमी हिंसा करेगा तो अंग्रेज़ भी उसको मार पीट के दबा हुआ के जेल में डाल के मतलब उसको दबा देगी, आंदोलन समाप्त हो जाएगा। 1857 का आंदोलन इसीलिए तो समाप्त हुआ ना, उसको आसानी से दबाया जा सका। ठीक है, वॉयलेंट मूवमेंट को आसानी से दबाया जा सकता है, ऐसा गांधी जी सोचते थे। और ऐसा बात सही भी है। देखिए आप लोग, जैसे कोई अगर आपके सामने आपको मारेगा तो आप भी उसको मारिएगा, लेकिन वो सिर्फ आपसे चुप है ना, वो आपके सामने आके ज़बरदस्ती खड़ा है, कुछ बोल नहीं रहा है, चुपचाप है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो आपको आपके आंखों में खटक रहा है, आपको तंग कर रहा है। तो कैसे तंग कर रहा है, वो आपको कुछ कर नहीं रहा है, बस खड़ा है आपके सामने, आप उससे तंग हो रहे हैं, लेकिन आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मारेगा तो आप भी मारिएगा। तो अगर मूवमेंट वॉयलेंट होता है, जैसे हम लोग, जैसे आप लोग देखे होंगे लगे रहो मुन्ना भाई देखे होंगे, उसमें गांधीगिरी करते हैं। तो गांधीगिरी करने से क्या होता है कि धीरे धीरे लोग सुधर जाते हैं, और अगर आप लड़ाई कीजिएगा तो सब लड़ाई करेगा। तो गांधी जी ने सोचा कि जो वॉयलेंट मूवमेंट होता है, हिंसक आंदोलन होता है, उसको आसानी से दबाया जा सकता है, इसीलिए इस आंदोलन को तुरंत ही ख़त्म करो। फिर जो आंदोलन था उसमें थकावट दिखने लगा था, क्योंकि कोई भी आंदोलन बहुत दिन तक थोड़ी चलेगा। 1920 में आप शुरू किए, 21 हो गया, 22 आ गया, मतलब सालों साल आप आंदोलन चलाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। आंदोलन में थकावट दिखने लगा, लोग थकने लगे थे। गवर्नमेंट सीम टू बी नो मूड फॉर नेगोशिएशन। सरकार भी कोई मूड में नहीं दिख रही थी, नेगोशिएशंस के मूड में। नेगोशिएशंस मतलब होता है कि बातचीत, तो सरकार भी बातचीत के मूड में नहीं दिख रही थी। आप इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को भी कोई मतलब नहीं, करते रहो आंदोलन, इस तरह का सरकार का रिस्पॉन्स है। तो फिर अपने अपने धीरे धीरे आंदोलन थक जाता है। उसके बाद जो सेंट्रल इशू था, आंदोलन शुरू करने का जो मेन इशू था, वो था खिलाफत, जो हम लोग पहले पढ़ लिए हैं, खलीफा वाला, वो भी समाप्त हो गया। क्योंकि तुर्की में क्या हुआ कि एक नेता तुर्की में बैठाए गए जिनका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने क्या किया कि टर्की को एक सेकुलर स्टेट का दर्जा दे दिया, कि टर्की जो है वो एक सेकुलर स्टेट है, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब मान लीजिए तुर्की धर्मनिरपेक्ष हो गया तो बाकी सब मुसलमान लोगों को भी तो धर्मनिरपेक्ष होना होगा ना, सबको मानना होगा धर्मनिरपेक्षता को। तो तुर्की जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा पा गया, है ना। अब तुर्की जो है वो यूरोपियन स्टाइल से आगे बढ़ने लगा। और 1924 में जो खलीफा सिस्टम था उसको भी समाप्त कर दिया गया कि अब कोई खलीफा उलीफा सुल्तान उल्तान नहीं होगा, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, ये है वो है, ठीक है। तो जो मेन इशू था खिलाफत का वो ही ख़त्म हो गया। खिलाफत का इशू ख़त्म होने के कारण मतलब कि अब कोई मतलब नहीं बचा था कि असहयोग आंदोलन जो है उसको जारी रखा जा सके, कोई ऐसा रूट कॉज नहीं बचा था उसको जारी रखने का, इसीलिए आंदोलन को समाप्त कर लिया गया।
तो यहाँ तक हम लोग इसको डिटेल से पढ़ लिए। आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। जहाँ पे कोई डाउट हो आप लोग ग्रुप में कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसका आप लोग को जवाब दिया जाएगा। बाकी आप लोग डिटेल से इसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद।